सामने बिल्कुल इतना बड़ा, कुछ ज़्यादा ही, कम से कम 30 फीट से ऊपर जो ये आपको दिखाई दे रहा है जो रथ है भाई, 30 फीट से ज़्यादा ही होगा। इतना बड़ा लग रहा है भाई देखने में। और इस क्राफ्ट म्यूज़ियम के अंदर आपको ऐसे ऐसे कई सारे जो रथ है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। मेन मेड ही पूरा गांव को बनाया गया है और हम सभी भाई जानते ही हैं कि धीरे धीरे जो अपने जो गांव हैं वो भी शहर का रूप ले रहे हैं। तो आने वाला जो समय है उस समय देखना भाई कि अपने देश में गाँवों का जो नामो निशान नहीं रहेगा। तो यहाँ की कोई भी टिकट प्राइस नहीं है, गेट पर आपसे सिर्फ एंट्री करवाते हैं, उसके बाद सीधा आप अंदर में एंट्री कर सकते हैं। तो कोल्हू कहते हैं और सरसों का तेल निकालने के लिए इसको बैलों को बांधकर इसके चारों तरफ घुमाते थे और वहाँ से उसको तेल निकलता था वहाँ से। इसके अंदर आने के बाद भाई आपको लगेगा कि मैं एक्चुअल में किसी गांव में आ चुका हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसको बनाया गया है भाई पूरा गांव ही लगता है देखने में। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर आया हूँ अपने दिल्ली के नेशनल क्राफ्ट म्यूजियम में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, क्या टाइमिंग है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन क्या पड़ता है, क्या टिकट प्राइस है वगैरह वगैरह। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस क्राफ्ट म्यूजियम के बारे में आपको कुछ बता दूँ कि ये जो क्राफ्ट म्यूजियम है इसका निर्माण 21 दिसंबर 1991 में हमारे जो तत्कालिक राष्ट्रपति थे राम स्वामी जी ने इसका जो उद्घाटन है 1991 में ही किया था। और यहाँ पर आपको हमारे पूरे भारत देश में जहाँ पर अलग अलग तरीके के जो गांव के जो लोग रहते हैं और कितने टाइप्स के हमारे जो गांव हैं वो सारे गांवों को इसके अंदर दर्शाया गया है। और किस तरीके से हमारे भारत में हथकरघा उद्योग जो है किस तरीके से उसका जो विकास हुआ उसको इसके अंदर दर्शाया गया है। इस म्यूज़ियम के अंदर आपको सिर्फ गांव ही दिखाई देंगे और गांवों के अंदर किस तरीके से लोगों का जो जीवन यापन था वो होता था, इस म्यूज़ियम के अंदर आपको यही सब पूरा दिखने वाला है। अभी मैं क्राफ्ट म्यूज़ियम के गेट पर खड़ा हूँ, अभी सड़क के इस तरफ हूँ, अभी मैं सड़क के उस तरफ जाऊँगा और ये सामने आप देख रहे हैं ये क्राफ्ट म्यूज़ियम का गेट है। तो वहीं पर शायद अंदर में ही इसका जो टिकट काउंटर है वहाँ से पहले टिकट लेंगे, उसके बाद फिर सीधा अंदर आपसे मिलता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय क्राफ्ट म्यूज़ियम के पास, देख सकते हैं अभी मैं नज़दीक में ही खड़ा हूँ गेट के। तो ये यहाँ पर लिखा राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय नेशनल क्राफ्ट म्यूज़ियम और ये देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय। तो ये गेट है, यहाँ से पहले हम एंट्री करते हैं। अभी हम वहाँ से एंट्री किए हैं और अंदर से जो क्राफ्ट म्यूज़ियम है कुछ ऐसा दिखाई देता है भाई, देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और चारों तरफ आपको हैंडमेड जो मूर्तियाँ हैं वो दिख जाएंगी। और यहाँ पर आपको अंकल जो है वो सफाई का काम कर रहे हैं और यहाँ पर आपको घोड़ों वगैरह के जो प्रतिमाएँ हैं वो नज़र आएंगी। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर और मैं दिखाता हूँ आपको पूरे इसके अंदर का व्यू। इस हॉल के अंदर आपको लोक एवं आदिवासी विधि के बारे में जानने को मिलेगा। तो भाई अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। तो अंदर आ गया हूँ मैं, यहाँ पर आपको मूर्तियाँ नज़र आएंगी, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। जैसे हथकली कथकली के पात्रों की लकड़ी की मूर्ति, मतलब कि जितने भी आप मूर्तियाँ देख रहे हैं ये सारी की सारी लकड़ियों को तराश कर बनाई गई हैं। यहाँ पर आपको किन्हाल की गुड़िया दिखाई देगी, इनको भी शायद ये सारे जो हैं पत्थर और चूने के मिश्रण से बने हुए हैं। इस वाले कांच के अंदर आपको यशोदा, कृष्ण और बलराम जी नज़र आएंगे। यहाँ पर ये यशोदा हैं, इनकी मदर, और यहाँ पर इनके बारे में लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। कृष्ण बलराम एवं माता यशोदा की कथाएं समाज में बड़ी लोकप्रिय हैं। यह मूर्ति दोनों भाइयों के उल्लासपूर्ण बचपन को महिमा तो प्रदान ही है। तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी तरीके से अंदर में कुछ इस तरीके का भाई पूरा दिखाई देता है। अभी मैं ये पहले हॉल के अंदर आया हूँ और पहले हॉल के अंदर ही आपको पूरा जो है पूरे ग्रामीण समाज को दिखाया गया है। ये देख सकते हैं कि पहले जो आदिवासी जो समाज था किस तरीके से रहता था, किस तरीके के आभूषण पहनता था, किस तरीके के मुखौटे, ये सारे आपको उनके कंगन वगैरह जो हाथों में जो पहनते थे
वो सब आपको दिखाई देंगे, और किस तरीके के उनके जो भाले हुआ करते थे जिनसे वो शिकार करते थे। यहाँ पर देख सकते हैं ये काटने उठने के लिए जो सामान हुआ करता था वो सब आपको इसके अंदर नज़र आने वाला है। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पाबू जी का ये जो है पूरा आपको फड़ दिखाई देगा। इसके पूरे कपड़े के ऊपर डिज़ाइन बनाया गया है। पूरा जो आदिवासी समाज था उसके बारे में आपको इस पेंटिंग्स को जो इस कपड़े के ऊपर बना हुआ है इसको देख कर ही आपको मालूम चल जाएगा। और ये देख सकते हैं कितनी लंबी पुरुष और महिला है, कम से कम भाई 6 फीट से ऊपर होगी है जो मूर्ति आपको दिखाई दे रही है। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि जो कठपुतली का जो इतिहास है काफ़ी पुराना है। देश के अलग अलग हिस्सों में कठपुतली को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि राजस्थान में इसे कठपुतली काठ की गुड़िया, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में बोमालठम में, और बंगाल में पुतुल नाच गुड़िया नृत्य कहते हैं इसके। तो पूरे जो भारत है कठपुतलियों का इसका इतिहास भी काफ़ी पुराना है। अलग अलग स्थानों पर इन कठपुतलियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, और आप इसके बारे में ये पढ़ सकते हैं। ये है कठपुतलियों के बारे में कि कौन से जगह पर कठपुतली को किस नाम से जाना जाता है। तो गाइस अब हम इस म्यूज़ियम के टाइमिंग, टिकट प्राइस, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन और अभी यहाँ पर कैसे आप पहुँच सकते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके टाइमिंग के बारे में। तो ये हफ्तों के 6 दिन खुला रहता है। मंडे को बंद रहता है, और बाकी जो दिन है 10 बजे से शाम के 6 बजे तक के बीच में ये खुला रहता है। तो आप इस बीच में कभी भी यहाँ पर आ सकते हो। तो यहाँ की कोई भी टिकट प्राइस नहीं है, गेट पर आपसे सिर्फ एंट्री करवाते हैं, उसके बाद सीधा आप अंदर में एंट्री कर सकते हैं। यहाँ का जो नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन पड़ने वाला है वह सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, और बगल में ही प्रगति मैदान है। तो सुप्रीम कोर्ट से आप बगल में ही ये पड़ता है क्राफ्ट म्यूज़ियम। तो वहाँ से आप इजीली पैदल भी आ सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑटो करके भी यहाँ पर आप आ सकते हैं। जैसे कि इस म्यूज़ियम का नाम ही क्राफ्ट म्यूज़ियम रखा गया है, इसलिए यहाँ पर आपको सारे जो मेटल के ही आपको क्राफ्ट नज़र आएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये जो आपको घोड़े दिखाई दे रहे हैं, और बाकी जितने भी वो आम का दिखा हुआ है, ये फल वगैरह के बारे में। तो ये जितना भी आपको दिखाई दे रहा है ये सारे मेटल के बने हुए हैं, और वहाँ पर आपको जो मूर्तियाँ दिखाई दे रही है वो सारी मेटल की हैं। और ये है हुक्का भाई, जिसे हम अभी कहते हैं हुक्का, वो हुक्का है, वो भी मेटल का है। और कुछ वहाँ पर आपको डिज़ाइन वगैरह में बना हुआ इंसान, वो आपको एक लेडीज़ दिखाई देगी, उसके बगल में वो भी वो औजार दिखाई देगा आपको। तो ये जितना भी आप देख रहे हैं सारा कुछ मेटल का बना हुआ है, और आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ये है मेटल क्राफ्ट के बारे में। इसके अंदर पूरे जो ग्रामीण लोग कौन कौन से काम करते हैं उसको दर्शाया गया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर एक दुकानदार बैठा हुआ है, सामान तोल रहा है। वहाँ पर भी एक दुकानदार है, वहाँ पर सामान बेचा जा रहा है। वहाँ पर कोई किसान है, वो सामान लेकर जा रहा है। तो पूरा वहाँ पर वो देख सकते हैं, वो जो व्यक्ति है अपने सर पर भूसा जो होता है वो लेकर जा रहा है। तो इसके अंदर आपको पूरा जो ग्रामीण समाज है उसको मूर्तियों के माध्यम से पूरा दिखाया गया है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं वो जो महिला है अपने सर पर पानी लेकर जा रही हैं। तो पूरे ग्रामीण समाज को ही इसके अंदर दर्शाया गया है। तो इस वाले हॉल के अंदर आपको सारी प्रतिमाएं ही नज़र आएंगी। जितने भी आप प्रतिमाएं देख रहे हैं सारी की सारी हाथों से बनाई गई है, जो कि लकड़ी की है। तो भाई अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। और इधर में आपको एक महिला चित्र बनाती हुई आपको नज़र आएगी सबकी। यहाँ पर आप रियल जो ग्रामीण लोग हैं किस तरीके से अपनी जीविका पूरी करते हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं ग्रामीण लोग, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से उनके जो घर बने हुए हैं। और जो यहाँ पर अलग अलग तरीके के जो अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। ये यहाँ पर आपको बाज़ार नज़र आएंगे और सामान बेचते हुए दिखेंगे। आप यहाँ पर बकरी चराते हुए, सामान ढोते हुए, ये पूरा आपको ग्रामीण जो लोग हैं उनको इस पूरे ग्लास के अंदर दिखाया गया है।
मैंने सोचा था भाई कि क्राफ्ट म्यूज़ियम के अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ देखने के लिए होगा नहीं, बट यहाँ पर मेरे को आने के बाद मालूम चला कि किस तरीके से जो ग्रामीण लोग हैं वो अपना जीवन यापन करते हैं, पूरे मूर्तियों के माध्यम से ही दिखाया गया है इसके अंदर। अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने बिल्कुल इतना बड़ा, कुछ ज़्यादा ही कम से कम 30 फीट से ऊपर जो ये आपको दिखाई दे रहा है जो रथ है भाई, 30 फीट से ज़्यादा ही होगा। इतना बड़ा लग रहा है भाई देखने में। और इस क्राफ्ट म्यूज़ियम के अंदर आपको ऐसे ऐसे कई सारे जो रथ है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। और देख सकते हैं कितना ऊंचा है। और इसको ढकने के लिए साइड में जितने भी आपको दिखाई दे रहा है को इसको ढकने के लिए ये पूरा बनाया गया है। और ये देख सकते हैं ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है भाई। तो ये है पूरा रथ। और वहाँ पर बीच में आपको एक छोटी सी कुर्सी नज़र आएगी जहाँ पर बैठने का मतलब कुर्सी बनाई गई है। और इसके ज़्यादा इतिहास के बारे में बोर्ड पर लिखा हुआ नहीं है, बस ये लिखा हुआ ये रथ है और किस यूज़ में ये आता था इसके बारे में बस ये लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आप उसको पढ़ सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है ये। तो अब हम आ चुके हैं वस्त्र विधि के हॉल के पास, तो अंदर चलते हैं। और भाई जो वस्त्र जो टेक्सटाइल जो गैलरी है अंदर से कुछ ऐसा दिखता है। सामने आपको स्क्रीन नज़र आएंगे और उस पर इस कपड़े किस तरीके से बनते हैं इसके बारे में आपको सब कुछ दिखाई देगा। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये छोटी सी मशीन है जिस पर कपड़ा जो है वो बन रहा है। और यहाँ पर आपको हिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन इंडिया, मतलब भारत में हड़प्पन सिविलाइजेशन से ही जो कपड़े का जो निर्माण है वो शुरू हो चुका था। उससे भी पहले जो कपड़े का जो निर्माण था पूरा था। लेकिन यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, अगर आप 12th क्लास में अगर पढ़े हैं, अगर आपने हिस्ट्री देखेंगे तो इसके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। भारतीय वस्त्र उद्योग का इतिहास हड़प्पा सभ्यता जितना प्राचीन है। सबसे पहले बुने हुए कपड़े के साक्ष्य बलूचिस्तान में एक साइट मेहरगढ़ में पाए गए थे। मतलब अगर आप हिस्ट्री अगर जानते हैं थोड़ा बहुत तो आपको ये पूरा आपको मालूम चलेगा। और ये है टेक्सटाइल गैलरी, वस्त्र विधि, मतलब वस्त्र किस तरीके से बनता है ये आपको पूरा इसके अंदर विधि में इस पूरे स्क्रीन के अंदर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से वस्त्र को बनाया जाता है। बहुत ही भाई लंबा प्रोसेस होता है। और यहाँ पर आपको फैब्रिक टूर ऑफ इंडिया, तो संपूर्ण भारत के वस्त्रों की दुनिया से परिचय, मतलब पूरे भारत में कहाँ कहाँ पर वस्त्रों का निर्माण होता है उसको इसके अंदर दिखाया गया है। और यहाँ पर भाई जो गोल गोल इसको पता नहीं क्या कहते हैं भाई, अब आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके अंदर इस तरीके से कपड़े को डिज़ाइन किया जाता था। तो कुछ इतने सारे लटकाए गए हैं। और यहाँ पर आपको गैलरी के बारे में, अगर इन सब के बारे में अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं कि इस दीर्घा में दर्शकों को भारत के गौरवशाली वस्त्र विरासत की झलक दिखाई देती है। इसे हमारी समृद्ध वस्त्र परंपरा को प्रदर्शित करने के साथ साथ हमारे डिज़ाइन और शिल्प विरासत के संसाधन भंडार के रूप में तैयार किया गया। तो आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर भी इसी तरीके से लगाया गया है, सामने कैमरा है और ये है इसका गेट। तो अभी हम चलते हैं इसके अंदर और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या है। ये महात्मा गांधी के समय, मतलब 1900 का जो पूरा दशक था उसके समय का इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से जो कपड़ा था बनता था, किस तरीके से उस पर डिज़ाइन चढ़ाया जाता था। ये प्राकृतिक डाई है, सारी जो आपको दिखाई दे रही है ये आपको डाई के बारे में दिखी हुई है। तो आप ये किस तरीके से उन पर रंग चढ़ाया जाता था, किस तरीके से रॉ मटेरियल बनता था, ये सारा कुछ आपको इसके अंदर दिखाई देगा। और ये कुछ ऐसा दिखता है, ये महात्मा गांधी के समय की है कि किस तरीके से सूत से कपड़ा काटा जाता था। सबसे पहले पौधे से ये रुई निकली, उसके बाद फिर उसकी कटाई ऐसे शुरू हुई, फिर उसको लपेटना शुरू हुआ, फिर उसकी बुनाई शुरू हुई और वहाँ पर उसको कपड़े का रूप दिया गया। और यहाँ पर ये महात्मा गांधी का एक चरखा रखा हुआ है और स्टार्च रिंग की प्रक्रिया। तो यहाँ से धीरे धीरे कपड़े का निर्माण यहाँ तक आते आते पूरा जो है कपड़ा बनकर तैयार होता था। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक जो था पूरा कपड़े का निर्माण होता था। और इसके ऊपर में आपको
महात्मा गांधी की फ़ोटो दिखाई देगी। यहाँ पर आपको कपड़े की अलग अलग वेराइटीज़ आपको नज़र आएंगी, जो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा महंगे महंगे जो कपड़े हैं वो मिलते हैं। अगर आप ऐसे डिज़ाइन के कपड़े लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा महंगे मिलेंगे, और कितने तो मिलने भी बंद हो चुके हैं। तो भाई ये जिस तरीके से ये डिज़ाइन बनाया गया है, ये मशीनों से तो बन नहीं सकता है। नॉर्मली जो हाथों के डिज़ाइन से ही ये सारे कुछ बनते हैं। ये देख सकते हैं इस तरीके के जो है डिज़ाइन है वो सिर्फ हाथों से ही बनाए जा सकते हैं। और इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये सब जो ये वाले ये सिर्फ हाथों से ही बनते हैं। और देख सकते हैं आपको फ़ोटो में जो महिलाएं हैं किस तरीके से कपड़ों पर जो डिज़ाइन है वो बनाती हैं। बहुत ही ज़्यादा मतलब भाई मेहनत का काम है। तो अगर मेहनत लग रहा है तो भाई महंगी तो चीज़ें बिकेंगे ही। ये जितने भी आप देख रहे हैं ये सारी के सारी नागालैंड के कपड़े हैं। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं। यह भाई नागालैंड में बछड़ों और कुशल कारीगरों की प्रचुरता के कारण एक सफल फलता फूलता हथकरघा उद्योग। तो आप ये पढ़ सकते हैं पूरा इसके बारे में, पूरा इसके इतिहास के बारे में, किस तरीके से ये पूरा बनता है, आप ये देख सकते हैं। ये चौसे का खेल है और चारों तरफ कुर्सियां लगी हुई हैं। 4 जने बैठकर इसको खेल सकते हैं। महाभारत में जिस तरीके से चौसा का खेल खेला गया था सेम बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। मेरे को तो भाई लूडो लग रहा है। इस क्राफ्ट म्यूजियम के अंदर आपको आप मेरे पीछे पूरा देख सकते हैं बैकग्राउंड में पूरे मतलब मेन मेड ही पूरा गांव को बनाया गया है। और हम सभी भाई जानते ही हैं कि धीरे धीरे जो अपने जो गांव हैं वो भी शहर का रूप ले रहे हैं। तो आने वाला जो समय है उस समय देखना भाई कि अपने देश में गाँवों का जो नामो निशान नहीं रहेगा और पूरे भारत में आपको जगह जगह शहर ही नज़र आएंगे। तो ये जो म्यूज़ियम है आपको छोटा सा है मानव द्वारा बनाया गया जो गांव है वो आपको दिखाई देगा। और पूरा इसके अंदर आपको पूरा गांव की ही झलक मिलने वाली है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से गाय को चारों तरफ घुमा के और बीच में भाई कुछ पीसते हैं ना वो बनाया गया है। और यहाँ पर आपको ये जो क्या बोलते हैं यार गांव में ज़्यादा मैं रहा नहीं इसलिए मेरे को पता नहीं है कि क्या कहते हैं इसको। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई इसको क्या कहते हैं। आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये शायद जिसको इस पर सामान बोझा लेके जाते हैं ना और आगे से बैल खींचता है वो है। यहाँ पर लिखा हुआ ये गड़ुलिया बैलगाड़ी है राजस्थान का। उसके बाद फिर यहाँ पर भी आपको देव नारायण का देवरा ये भी राजस्थान का ही है। मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरे से। ये आप देख सकते हैं ये गाँवों की झलक भाई कुछ इस तरीके से है। तो इस तरीके से पूरा बनाया गया है। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो ग्रामीण लोग हैं किन घरों में रहते हैं। पूरे भूसे का बना होता है। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरीके के जो घर बने होते हैं ग्रामीण लोग इन्हीं में रहते हैं। तो ये है भाई गाँवों का कुछ गांव देखने में कुछ ऐसे दिखते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वाली छोटी वाली है बन्नी कुटीर। ये गुजरात की है जो कि कच्ची ईंटों से बनी एवं राजस्थान स्थानीय पौधे से बनी छप्पर वाली एक गोल कुटीर रहने वालों को रेगिस्तान की गर्म हवा से बचाती है। मतलब ये जो बनाया गया है ये रेगिस्तान के गर्म हवाओं से बचाती है। और इसी तरीके से इस तरीके के चबूतरे बनाए गए हैं बैठने के लिए। और ये भाई कुछ ऐसा दिखता है। और मैं आपको आगे के दिखाता हूँ। ये है बैलगाड़ी। ये भाई कुछ ऐसा दिखता है बैलगाड़ी। और इधर मैं आपको लेकर आ गया हूँ। ये है पानी का घड़ा है। ये है उड़ीसा का प्रांगण। तो घरों के बीच में जो आंगन होता है ना तो वही जो है उड़ीसा में उसको प्रांगण कहते हैं और हमारे बिहार में भाई आंगन कहते हैं। और यहाँ पर देखते हैं भाई क्या है इसके अंदर। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आंगन जैसा है। और देख रहे हैं भाई ये घर कैसे बनाए हुए हैं। एक दीवार के ऊपर से इस तरीके से जो होते हैं झाड़ के उसको सुखाकर इस तरीके से लगाया गया है। और कोन्याक मेरुंग
पुरुष ग्रह ये है भाई। आपको ये जो है इस तरीके के पुरुष ग्रह दिखाई देंगे। और ये वाले जो देख रहे हैं भाई कुछ ज़्यादा देखने में ऊंचा लग रहा है, तो पास से मैं दिखा नहीं पाऊँगा। तो देख सकते हैं कितना ऊंचा है, ये देख सकते हैं। ये हो सकता है ना कि बारिश से बचने के लिए इस तरीके के जो घर है बनाए जाते थे। तो यहाँ पर आपको पूरा देख सकते हैं, अभी कुछ अंदर में काम चल रहा है। तो अभी धीरे धीरे भाई इसको और बड़ा बना रहे हैं। तो अभी तो सिर्फ हम यहाँ देख रहे थे, बट धीरे धीरे इसको और फैला रहे हैं। तो वहाँ पर वो देख सकते हैं उधर अभी काम चल रहा है, तो उधर जाना भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा कुआँ दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितना बड़ा कुआँ है और कितना गहरा है, कि असल में बनाया गया है कि सिर्फ ऐसे ही दिखाने के लिए बनाया गया है। तो भाई कुआँ नहीं है, इस तरह से ऐसे ही बनाया गया है। मतलब भाई मेन जो चीज़ें हैं वो सिर्फ दिखाने के लिए ही आपको बनाया गया है। और इधर दीवारों पर आपको खूबसूरत पेंटिंग्स दिखाई देंगी। देख सकते हैं दीवारों पर किस तरीके से कलाकारी की गई है। और बगल में ही भाई प्रगति मैदान है। तो ये जो प्रगति मैदान की जो बिल्डिंग है वो बन रही है, तो आपको थोड़ा वीडियो में नॉइस नज़र आएगा। पहले जो गाँवों की हवेली जो हुआ करती थी उसका ये दरवाज़ा यहाँ पर बनाया गया है। दरवाजे के इधर से कह सकते हैं नमूना है ये। तो इस तरीके का भाई गांव की जो हवेली हुआ करती थी उसका ये डिज़ाइन बनाया गया है। और यहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़ सकते हैं हवेली का दरवाज़ा राजस्थान का ये। अगर आप यहाँ से सामान लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप सामान भी ले सकते हैं। बुनाई वाई के कपड़े भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की बैलगाड़ियाँ नज़र आएंगी। तो आप वहाँ से देखना शुरू करते हैं, देख सकते हैं वो पुराने ज़माने की बैलगाड़ी है। वो थोड़ा आपको देखने में कमज़ोर लगेगा। फिर उससे मजबूत बैलगाड़ी आपको यहाँ पर दिखेगी। फिर उससे भी ज़्यादा मजबूत बैलगाड़ी आपको यहाँ पर नज़र आएगी। और वहाँ पर भी एक काफ़ी पुराना बैलगाड़ी रखा हुआ है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं वो इन सब से ज़्यादा पुराना वहाँ पर तीन तरीके के जो बैलगाड़ियाँ हैं वो वहाँ पर रखी हुई हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये चक्की है। और ये बैल जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसको कोल्हू कहते हैं। और मूंगफली, सरसों और आलसी के बीजों से तेल निकालने के लिए इसको इस्तेमाल में पहले किया जाता था। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, आप ये पढ़ सकते हैं कि इसको कोल्हू कहते हैं। और सरसों का तेल निकालने के लिए इसको बैलों को बांधकर इसके चारों तरफ घुमाते थे और वहाँ से उसको तेल निकलता था वहाँ से। तो भाई ये विधि थी। इसके अंदर आने के बाद भाई आपको लगेगा कि मैं एक्चुअल में किसी गांव में आ चुका हूँ, क्योंकि जिस तरीके से इसको बनाया गया है भाई पूरा गांव ही लगता है देखने में। यहाँ पर आपको जितनी भी मूर्तियाँ दिखाई दे रही हैं ये पहले आप देख लें, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये सब इनको क्या कहा जाता है। और देखने में भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। तो यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं भाई कि क्या है। ये आयनार देवस्थान मृद शिल्प है। ये तमिलनाडु में इस तरीके की जो मूर्तियां हैं वो मिलती हैं। और शिव एवं विष्णु का मिश्रित रूप माने जाने वाले तमिलनाडु के लोक देवता आयनार के इस देवस्थान में वे अपनी 2 पत्नियों, अनुचरों एवं चढ़ोती के रूप में अर्पित मानव एवं पशु आकृतियों सहित प्रदर्शित है। यह मूर्तियाँ वेलार समुदाय के कुम्हारों द्वारा बनाई गई हैं। तो ये है हिंदी में लिखा हुआ और यहाँ पर आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। और भाई पास में देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी चीज़ है। अभी इसको पेंट करना बाकी है। अगर इसको पेंट कर देंगे तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में। तो गैस फ़िलहाल मैंने जो है पूरा क्राफ्ट म्यूज़ियम पूरा घूम लिया है। और यहाँ के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ पर जो है अभी काफ़ी काम चल रहा है। तो इस वजह से आप यहाँ पर अभी के लिए तो ना आए। अगर आपको यहाँ पर घूमने आना ही है तो आप 5-6 महीने बाद यहाँ पर आप घूमने आ सकते हैं। ये बस जस्ट जो प्रगति मैदान है उसके बगल में ही है। तो अगर आप प्रगति मैदान कभी घूमने आते हैं या फिर साइंस म्यूज़ियम, चिड़ियाघर घूमने आते हैं तो वहाँ से भी आपको ये पास में ही पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए अभी यहाँ पर भाई काफ़ी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जगह जो है कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। अगर आप आते भी है घूमने के लिए तो आप उसके बगल में घूम सकते हैं।
और बाकी मैं आपको अभी सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर अभी के लिए ना आए, 5-6 महीने के बाद तो काफ़ी इसके अंदर काम हो जाएगा, तो फिर उसके बाद यहाँ पर आप घूमने के लिए आ सकते हैं। सो गाइस, आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी तरीके से आप अपने भाई के साथ जर्नी करते रहें, स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहता है। तब के लिए ऑल द बेस्ट, लव यू।